किसी को याद है? सर स्टैच्यूट टू बी रेड एज अ होल कर लिया था, द रूल ऑफ हार्मोनियस स्टार्ट करेंगे। इसकी एग्जांपल्स हो गई थी सारी? सर लास्ट वाली रहती थी, लास्ट वाली। सर वो भी हो गई थी, पर अगर मतलब दोबारा समझा दें आप थोड़ा क्लियर करके तो सही है। कौन सी वाली? सर वो लास्ट वाली एग्जांपल जो सेक्शंस के रेफरेंसेस थे। उसमें उसका जो क्रक्स है वो ये है कि एक मिनट, उसका क्रक्स ये है, नजर आ रही है ना स्क्रीन? स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? हेलो? यस सर, आ रही है। हाँ, तो उसका क्रक्स ये है कि उसमें ये यही कहा है कि सेक्शन 20 अगर आप खाली आइसोलेशन में पढ़ते हैं तो उसका नुकसान ये होगा कि आपको प्रॉपरली समझ में नहीं आएगा। बट अनलेस आप पहले ना 19 सेक्शन पढ़ के आए, तभी आपको सेक्शन 20 का प्रॉपर इफेक्ट का पता चलेगा। और 20 और 21 की उसकी वजह से पढ़ने से, सारे को साथ पढ़ने की वजह से फिर ये हुआ था उस केस में कि एग्जिस्टिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स और जो है जो प्रीवियस ट्रेड एग्रीमेंट्स है उनके ऊपर लॉ जो है उसके ऊपर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है और लॉ एप्लीकेबल है। बस यही था समरी में। कोई और मजीद इसमें है नहीं है तो फिर हम अगले वाले पे चले जाते हैं। कह रही है जी? हेलो? यस सर, क्लियर है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन पे। इसको देख लें, चलें फिजा आप पढ़े। The rule of harmonious construction. Interpreting statutes as a whole has the advantage of avoiding any inconsistency or repugnancy either within a section or between a section and other parts of a statute. It is the duty of the courts to avoid a head-on clash between two provisions or sections of the same act and construe conflicting provisions in a manner that results in harmony between them. It has been stated the subsections must be read as parts of an integral whole and as being independent. An attempt should be made in construing them to reconcile them if it is reasonably possible to do so and to avoid repugnancy. एक मिनट रुक So जाए continue. तो, एक मिनट रुक जाए तो, व्हाट इज दिस रूल एक्चुअली अबाउट? इट इज अ पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट टू बी रेड एज अ होल, बिकॉज जब आप स्टैट्यूट टू बी रेड एज अ होल कैसे करते हैं, दिस फॉलोज एज अ रिजल्ट के आप करते हैं ऐसे है कि यू रीड देम इन हार्मनी, हार्मोनाइज करके पढ़ना, मिलाकर पढ़ना, यूनाइट करके पढ़ना। और जैसा कि हमने उस वक्त एक ऑब्जर्वेशन देखी थी, इन ऑर्डर टू मेक अ कंसिस्टेंट एनैक्टमेंट। तो हाउ डू यू मेक अ कंसिस्टेंट एनैक्टमेंट? you read them as they are interdependent on each other, और जो है दे आर पार्ट ऑफ द सेम थिंग। तो आप एक चीज को जब आइसोलेशन में देखेंगे तो वो नहीं होगा अनलेस यू रीड देम टुगेदर, रिकंसाइल करके देखें, ताकि आपस में क्लैश ना हो। और अगर क्लैश दिखता भी है तो उस क्लैश को इसी तरह से ही दूर करना होता है कि मिलाकर पढ़े, ताकि कोई भी अगर क्लैश अराइज हो रहा है तो वो क्लैश जहां तक हो सके वो दूर हो जाए। तो पीछे रीजन ये है कि ये समझा ये जाता जब कोर्ट ये रूल अप्लाई कर रही होती है कि दैट द लेजिस्लेचर हैज नेवर इंटेंडेड फॉर अ क्लैश टू हैपन। दो प्रोविजंस बनाए हैं इन द सेम लॉ, इन द सेम लॉ बिटवीन अदर, इन द सेम लॉ मुख्तलिफ प्रोविजंस है। तो लेजिस्लेचर की कभी इंटेंशन नहीं होती है ड्राफ्ट करते हुए कि कानून साजी करते वक्त एनैक्टमेंट के दौरान there is a conflict between provisions. Conflict से मुराद हम आगे भी देखेंगे कि where they are diametrically opposite to each other. एक एक बात कर रहा है और दूसरा बिल्कुल उसके अपोजिट बात कर रहा है, तो अगर हम जितना भी चाहे मिलाकर नहीं पढ़ सकते तो ये कभी भी लेजिस्लेचर की इंटेंशन नहीं होती है। और इसी वजह से, बट देन अगेन इट कम्स डाउन टू हाउ एवरीवन इंटरप्रेट्स इट, और कैसे अदालतें उसको इंटरप्रेट करती है, कैसे वकील साहबान क्लाइंट्स वगैरह इंटरप्रेट करते हैं। तो जहां तक हो सके अदालतों का काम ये होता है कि उनको हार्मोनाइज करके पढ़े, ताकि वो जो कन्फ्लिक्ट है, वो जो
प्रॉब्लम है वो, अगर इशू आपस में वो क्लैश कर रहे हैं, हेड ऑन क्लैश कर रहे हैं, तो वो दूर हो सके। एंड जहाँ पे पॉसिबल नहीं है वो फिर आगे बढ़ के इसका नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें फिर क्या होता है। तो यहाँ तक क्लियर है बात? क्लियर Yes, हो sir, गई? clear. ठीक है, इसमें अब उसका तरीकेकार ये है, वो आगे चल के आ जाएगा, या ये पढ़ ले 10 एंड इंटरप्रिटेशन दैट यूजेस वाली बात है। अगेन दिस इज मोर और लेस रिपीटेड, बट फिर भी देख ले इसको, पढ़े क्या कहता है। Likewise, the rule of construction is well settled that when there are in an enactment two provisions which cannot be reconciled with each other, they should be interpreted that, if possible, effect should be given to both. This is what is known as a rule of harmonious construction. Thus, ठीक है, वो an पढ़ेंगे पढ़े। interpretation uh, जी जी, पढ़े पढ़े पढ़े। Thus, an interpretation that reduces one of the provisions to a useless number or a dead letter is not harmonious construction and is to be avoided. The drafting of a statute is not easy, and what may appear to be a conflict between two provisions to a reader may not have seemed so to the draftsman. It has been noted on many occasions that every provision was inserted into the statute for a definite reason, and it is only by reading the enactment as a whole does one enter into a position to resolve an apparent conflict. एक मिनट रुकिए जरा। आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir, आ रही है. एक मिनट। जी, कहाँ तक छोड़ा था? सर ये लास्ट लाइन थी या शुरू से स्टार्ट करूं? ठीक है, इसमें जो बात मोरलेस वही है जो मैंने की है अभी, कि जो इंटरप्रिटेशन जो है, अगर कन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस होती है तो ड्राफ्ट्समैन की तो नज़र में नहीं होता है, बट मोरलेस हो भी जाता है। तो लिहाजा एज काम ये होता है कोर्ट्स का कि जब इंटरप्रेट करें तो रिकंसाइल करने की जो है वो कोशिश करें, ताकि कन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस जो है वो उसको उनके दरमियान हार्मनी क्रिएट की जा सके। अच्छा, ये चीजें इसको खुद ही देख लीजिएगा, इसमें जो है ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। ये जो पोर्शन है जो ये फेमिलियर अप्रोच वाला है, नाउ व्हाट हैपेंस इज, मैं आपको ब्रीफली समरी बता देता हूँ कि इसमें होता क्या है। ये एक रूल है, तो इसी का ही पार्ट है। ये मैक्सिम आपको नजर आएगा कि दिस प्रिंसिपल इज एक्सप्रेस्ड बाय द मैक्सिम जनरली स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट, के द प्रोविजंस ऑफ अ जनरल स्टैट्यूट मस्ट यील्ड टू दोज ऑफ अ स्पेशल वन। और नॉर्मली इसमें होता ये है कि जब आपके कन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस होते हैं, और वो हेड ऑन क्लैश वाली बात जब आती है, तो उसमें अदालतें क्या करती हैं कि कि जो देखते हैं कि प्रोविजंस जो हैं, दोनों जो प्रोविजंस हैं वो किस सिचुएशंस के ऊपर अप्लाई करते हैं। और नॉर्मली होता यही है कि जब ऐसा कन्फ्लिक्ट आता है तो द कोर्ट्स लुक एट कि विच ऑफ देम इज इज प्रोवाइडेड फॉर अ स्पेशल केस,
तो कौन सा प्रोविजन है वो स्पेशल केस पे अप्लाई होता है, एंड विच ऑफ द प्रोविजंस आर ऑफ अ जनरल नेचर, मतलब वो सब सिचुएशंस के ऊपर अप्लीकेबल होता है। तो नॉर्मली जब ऐसे जो सिचुएशंस होती है तो उसमें फिर कोर्ट जो है वो डिसाइड कर देती है, पॉइंट कर देती है कि ये जनाब ये सिचुएशन के ऊपर ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, और ये वाला जो प्रोविजन है ये सो एंड सो सिचुएशंस के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो जैसा कि ये है कि जब आप इस तरह से कर देते हैं तो फिर हार्मनी क्रिएट हो जाती है, और अकॉर्डिंग टू द कोर्ट्स के उनको ऐसे करने से हार्मोनाइज हो जाते हैं, और फिर हर प्रोविजन का इफेक्ट निकल आता है जब आप पॉइंट आउट कर देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं कि ये फलाने सिनेरियो पे अप्लाई होगा, और वो फिर हर किस्म के दूसरे सिनेरियो के ऊपर अप्लाई होगा। क्लियर हो गई बात? इज दिस क्लियर? नो सर, कोई एग्जाम्पल? एग्जाम्पल है, सबर तो करें, एग्जाम्पल है, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर आपको वापस इस पे आ जाएंगे। अच्छा चले ये पढ़ेगी क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 1। Section 17, subsection 1 of the Act requires the government to publish every award of a labor tribunal within 30 days of its receipt. Under क्लियर है subsection ये? 2, एक मिनट ये बारी बारी में पूछूंगा इस वजह से, ये आप तीन मुख्तलिफ प्रोविजंस को देख रहे होंगे, दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि आप हर लाइन के बाद बताएं कि क्लैरिटी हुई है, ये क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, तभी ये समझ में आएगा। जी पहली लाइन क्लियर है? यस सर, क्लियर है। बॉयज में से क्लियर है? किसी को मसला तो नहीं है? हेलो जी सर। मरी हुई आवाज में क्यों बात कर रहे हो? ठंड बहुत लग क्लियर रही है। क्लियर है सर, क्लियर है। हाँ सही है सही है, चलो ठीक है। नंबर 2 पढ़े क्या कहता है अगला पार्ट? under subsection 2, the award shall be final on its publication. Section 18, subsection 1 of the Act provides that a settlement between an employer and his workman shall be binding on the parties to the agreement. ठीक है, ये क्लियर है। एक सेक्शन क्या कहता है, उसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है, और सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 क्या कहता है। होपफुली दिस इज क्लियर। नहीं है मसला तो पूछ ले, इसमें अभी तो किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी को? है तो बता दे, रेज हैंड कर दे। नहीं ठीक है, क्लियर है तो आगे चले। अब होता क्या है केस में, क्या होता है? In the Sir Silk Limited and other versus of Andhra Pradesh and others, a settlement was arrived at after the award was forwarded to the government for publication by the Labour Tribunal. The question was whether the government was still required to publish the award under Section 17, subsection 1, or was it possible for it to withhold the publication of the award. In the construction of these two mandatory provisions, the Supreme Court observed that in the present case, there is a conflict between settlement under Section 18 and the duty of the government under Section 17 of the Industrial Disputes Act 1947. It took the view that the only way to resolve the controversy was to hold that by the settlement, which becomes effective from the date of signing, the industrial dispute comes to an end and the award of the labor tribunal becomes fruitless and the government must refrain from publishing it. The Supreme Court held that in special circumstances of the case and with a view to avoiding a conflict between the two provisions, it held that the only solution is to withhold the publication of the award. क्लियर हुआ? क्लियर है? नहीं? किसी को क्लियर है एग्जाम्पल? जी सर। हाँ जी चलो भैया करें, किसी को तो क्लियर हुई। हाँ भाई बताओ क्या हुआ है, समझ में आया? सर वो जब सेटलमेंट हो गई तो उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि जरूरी नहीं है कि उसकी पब्लिकेशन जो है वो की जाए और पब्लिकेशन को विथहोल्ड किया जा सकता है। सही है तो फिर अच्छा ये तो क्लियर है, तो फिर स्पेशल प्रोविजन कौन सा हुआ और जनरल प्रोविजन कौन सा हुआ?
सर मैं बताऊं अगर कहें तो दूसरी एग्जाम्पल देकर। पहले ये वाली एग्जांपल तो हो जाए ना, ये क्लियर होगी तो हम दूसरी पे चले जाएंगे ना। नहीं सर, स्पेशल और प्रोविजो जो आप कह रहे हैं, स्पेशल प्रोविजो और जनरल प्रोविजो की जो नहीं नहीं, बात वो कर मैं रहे आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन पहले एक तो हो जाए ना, वो आप दे दीजिएगा, तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि पहले एक तो क्लियर हो जाए ना, तो हम इसको छोड़ के बीच में दूसरे पे चले जाएं। चले आप ही बता दें, दूसरी दे दे, इसके पर वापस आ जाएंगे। बताएं बताएं बताएं। जी जी सर स्टेट पॉलिसी डायरेक्ट प्रिंसिपल जो होंगे हमारे, वो हमारे होंगे स्पेशल प्रोविजो। फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशनली होंगे, ये होंगे हमारे जनरल प्रोविजो। नहीं, इनके दरमियान कन्फ्लिक्ट कैसे है? सर कन्फ्लिक्ट क्रिएट कन्फ्लिक्ट करें नहीं ना, है, तो फिर फायदा कन्फ्लिक्ट क्या है? नहीं है। तो हमारी हमारी बात ही खत्म हो जाती है ना वहां पे। देखिए, जब कन्फ्लिक्ट होगा तो हम करेंगे ना ये काम। जी कन्फ्लिक्ट एक एक सिचुएशन पे राइज हो सकता है सर। पहले वो सिचुएशन बताएं, कौन सी है जब वो अपना सिचुएशन? हाँ, जब जब जनरल प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के जब अगेंस्ट जाएंगे फंडामेंटल राइट्स के, उस केस में कोर्ट अल्टरनेट खुद कर सकती है अपने सेंस से। उस केस में रेफर नहीं करेगी लेजिस्लेचर को वर्क के आप इसको ठीक करके भेजें। उस केस में उस डायरेक्ट प्रिंसिपल्स को देख के उसके अंदर उसे अपनी मेंशन कर देगी अल्टरनेटिव, अगर नहीं, वायलेशन हो। ये मिसाल कुछ समझ में नहीं आ रही मुझे बात, क्योंकि आपको शायद पता नहीं, इल्म है या नहीं है कि जहाँ पर कन्फ्लिक्ट होता है, पहली तो बात है, अव्वल तो कन्फ्लिक्ट होना नहीं चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज की बात कर रहे हैं ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, या मैं कुछ और समझ रहा हूँ? ये वही है ना? नहीं सर, ये विदाउट सेंशन ऑफ पार्लियामेंट के बनते हैं, होते फंडामेंटल राइट्स की तरह ही नेचर होती है। लेकिन जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट को मेंशन किया हुआ है, इन चीजों को नहीं किया गया होता है, लेकिन ये भी तो फेयरवेल के लिए होता है, वो भी नहीं, फेयरवेल तो के लिए होता ये जब मेंशन नहीं है, तो ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है। है। सर ये स्टेट पॉलिसी होती है, विदाउट सेंशन ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, डायरेक्ट नहीं बनाए नहीं जाते नहीं हैं। नहीं नहीं, ये मेंशन कहाँ होते हैं? कहीं ना कहीं कानून में कहाँ मेंशन है, ये बताएं ना। सर, सर ये स्टेट पॉलिसी लेजिस्लेचर बनाती है। आप ऐसे समझें कि जैसे हम गरीबों के लिए सब गरीबों के लिए जो हेल्थ या एनजीओज बनाई जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, सही। तो ये आप ये कह रहे ये ये किससे कन्फ्लिक्ट में होंगे? सर ये कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल के, राइट देखिए। जी कॉन्स्टिट्यूशन जी वाले फंडामेंटल राइट्स के साथ? जी इनके बीच में क्लेश अगर पर एराइज होगा तो वहां कोर्ट अल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन करेगी खुद। आल्सो पॉसिबल है जो स्टेट्यूट के अंदर नेसेसरी जो उसके सर्कमस्टेंस होंगे। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर ये जहाँ तक मेरा थोड़ी बहुत, नॉट अगेन, जहाँ तक मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो नॉलेज है, थोड़ा बहुत जो मुझे पता है, उसमें मैं इतना जानता हूँ कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वो हर सिनेरियो में प्रिवेल करते हैं। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। इसमें ऑल्टरनेट इंटरप्रिटेशन का तो सवाल ही नहीं बनता है। तो मे बी समवन कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर है कोई। आप सही है, आप सही है। जो रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल हमारे हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन के, इसको तो हम्म। कोई भी अल्टरनेट नहीं कर सकता है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ स्टेट पॉलिसी के जो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स आते हैं ना विदाउट सेंशन ऑफ पार्लियामेंट, जो काम कर रही है अगर उसमें भी कंफ्लिक्ट आएगा तो आपके फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे। जी फंडामेंटल ये राइट्स क्योंकि जी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, हर सूरत में। मतलब ये उससे बात नहीं है। हम अभी जो बात कर रहे हैं ना, वो बात कर रहे हैं सेम लॉ के अंदर की बात। मैं वही जानना चाह रहा था कि आप वो चीज, अगर वो उस लॉ में नहीं मौजूद है, तब तो बात ही खत्म हो जाती है। ये तो फिर वो बात हो गई ना, कि जैसे आप कंफ्लिक्ट आता है बिटवीन फंडामेंटल राइट्स और कोई ऑर्डिनरी लॉ, तो उसमें तो जाहिर है हर सूरत में फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि उसी कानून में जो कानून आपने उठाया हुआ है, जैसे कोई भी आप एबीसी लॉ उठा ले, उस लॉ के दो प्रोविजंस के दरमियान कन्फ्लिक्ट आ रहा हो। जैसे कि इस प्रेजेंट केस में आपके सामने है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के सेक्शन 17 और 18 के दरमियान अपेरेंटली
कोर्ट को लग रहा था और पार्टीज को लग रहा था दैट देयर इज अ कन्फ्लिक्ट, और तो उसको कैसे रिजॉल्व किया गया, समझे इस बात को, समझ रहे हैं? ठीक है, ये जी सर। होपफुली जो मैंने बात की है वो क्लियर हो कि आप जिधर जा रहे हैं ना वो उधर वो नहीं है, क्योंकि वो एक चीज एक लॉ में प्रोवाइडेड है, वो तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, और दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि दीज आर मेड डायरेक्टली बाय द लेजिस्लेचर लॉ, और वो कोई दूसरा लॉ है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ पे तो प्रोवाइडेड नहीं है ना। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ पे प्रोवाइडेड नहीं है तो बात ही खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे मसला सारा आ रहा है कि उस लॉ के अंदर वो जो है कन्फ्लिक्ट आ रहा है दो प्रोविजंस के दरमियान। क्लियर हो गई बात? जी 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 सर, मतलब रिकॉग्नाइज प्रोविजन है दोनों। हाँ, इस केस में आपका वो जो है वो दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, वो बात कर रहा है एक कानून में ही आपके कन्फ्लिक्ट की। ठीक है, तो इसका टाइम जी हमारे पास 1 मिनट बचा है, और वैसे भी बीच में वो मसला हो गया था, बंद हो गया था कंप्यूटर, तो फिर इसको फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, अगली वाली क्लास होगी उसको देख लेंगे। ठीक है, या देख लेते हैं क्या हो सकता है इसमें, नहीं चले फिर एक नेक्स्ट क्लास को देखते हैं।